सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी खास तैयारी। हमारे साथ शो में हमेशा की तरह शामिल है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे समझेंगे बाजार में कल के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। साथ ही हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत है आपका और पूरी रिसर्च टीम, जिनसे हम जानेंगे बाजार में अलग अलग सेक्टर्स का क्या रहा हाल और उनसे जुड़ी एक्सक्लूसिव रिसर्च और खबर। सबसे पहले बाजार के आज के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी लगातार हमने देखा तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 35 अंक चढ़कर 16,300, तो सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 54,500 के पास बंद हुआ। आज खास तौर पर मेटल, इंफ्रा, आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया। भारतीय एयरटेल 4% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा, लेकिन सरकारी बैंकों में गिरावट के चलते निफ्टी बैंक 200 अंक फिसलकर 35,850 के नीचे बंद हुआ। एसबीआई 3% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर रहा। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से जानते हैं, लगातार तीसरे दिन बाजार में रिकॉर्ड स्तर, क्या रहे कारण? भारतीय बाजारों ने लगातार तीसरे दिन आज ऐतिहासिक दिन बनाया और रिकॉर्ड बनाए। दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने नए रिकॉर्ड छुए। 16,349 ये अब एक आंकड़ा है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है अब तक के सबसे उच्चतम स्तर के तौर पर निफ्टी में, और 54,717 अब सेंसेक्स का नया लाइफ टाइम हाई। जिन लेवल्स पर आज हम बंद हुए 1.4% की मजबूती के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में, ये भी अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही, 0.5% का नुकसान बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला। 34,800 के करीब बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मिला जुला कारोबार रहा। फर्स्ट हाफ थोड़ा दबाव भरा था, सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आती दिखी। आज की रिकवरी और नए लाइफ टाइम हाई बनने के दो बड़े कारण थे। एक, एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी आती दिख रही कैश मार्केट में, कल भी हुई, परसों भी हुई, उसका फायदा भारतीय बाजार उठा रहे हैं, तो वहां से जोश आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, डाउ फ्यूचर स्टेबल थे और धीमे धीमे आखिरी घंटे में थोड़े और मजबूत होकर 75 पॉइंट ऊपर। तो कल की कमजोरी के बाद अमेरिका में आज एक रिलीफ रैली आने की संभावना है। इस उम्मीद में भी भारतीय बाजारों में खरीदारी का जोश बरकरार रहा। चूंकि एक वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन था, शॉर्ट्स भी थे, तो इस लिहाज से आज मजबूती भरा ट्रेड रहना भी लाजमी था। तो ओवरऑल इन सब फैक्टर्स के चलते भारतीय बाजारों में मजबूती बनी रही। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बैंकिंग शेयरों में आती दिखिए, जो कि 36,000 के लेवल के आसपास आना लाजमी है। अब जहां तक कल का सवाल है, अब ये देखना होगा कि शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश खरीदारी ऊपरी स्तरों पर कितनी आती है। ये बड़ा इंडिकेटर होगा भारतीय बाजारों के लिए, पहली बात। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो ये कि 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल या फिर अगले हफ्ते के लिए फिर से एक्शन में आने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। तो इन सब पर नजर आएगी। और कल एक बड़ा दिन क्रेडिट पॉलिसी के लिहाज से भी, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं ये हफ्ता अब तक भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार, जहां लगातार 3 दिन निफ्टी ने, सेंसेक्स ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बाजार लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता गया। अब छोटे टाइम के लिए किसी को अगर स्ट्रैटेजी रखनी है बाजार की इस तेजी के आधार पर, तो क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखने की सलाह देंगे आप? मुझे लग रहा है कि स्वाति, कल के दिन में टेलीकॉम सेक्टर काफी चर्चे में रहेगा, क्योंकि आज ही न्यूज आई है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिक जजमेंट लिया है। 2012 के पहले जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में फॉरेन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, वो कोर्ट केस रद्द किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि कल स्पेशली वोडाफोन इंडिया में अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। और टेलीकॉम के अलावा क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो कमेंट्री आरबीआई गवर्नर साहब देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरे ख्याल से टेलीकॉम में हमको जो पोजिशनल बेट अच्छा लग रहा है वो भारतीय एयरटेल है। डेफिनेटली इस लेवल से भी खरीदा जा सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है और आगे भी ग्रोथ कमेंट्री इनकी देखी गई है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन में कम से कम 625-630 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। लेकिन जस्ट टू ऐड, मैं समझता हूँ कि ये वोडाफोन की न्यूज बहुत ही पॉजिटिव है। आपको कल एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का सबसे ज्यादा बेनिफिट, तो ये मेरी तरफ से टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल। तो टेलीकॉम सेक्टर से यहाँ पर
भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह, अविनाश गोरक्षकर की बातचीत जारी रखेंगे और आने वाले नतीजों पर करते हैं अब चर्चा। एमएनएम के नतीजे, अनुमान क्या कहता है? मानसी दवे हमारे साथ है, उनसे करते हैं बातचीत। मानसी, एमएनएम के नतीजों पर अभी अनुमान जो है, नंबर्स है, कैसे आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सालाना आधार पर नतीजे दमदार रहने के अनुमान है। कंपनी की आय 5,590 करोड़ से 12,250 करोड़ पर जाते हुए दिख सकती है, यानी कि सीधा 119% की बढ़त का यहाँ पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर भी आंकड़ा काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। 39 करोड़ से कंपनी का मुनाफा सीधा 860 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, मार्जिन 10% से 14% पर रहने का अनुमान है। तिमाही आधार पर वॉल्यूम्स में 7% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। 1,87,000 यूनिट्स यहाँ पर अनुमान है कि वॉल्यूम्स के साथ रहते हुए दिखेंगे। एसयूवीज और पिकअप्स की मांग की अगर बात करें, अच्छी रिकवरी से आय को काफी हद तक सहारा मिलेगा। हम ये भी अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज और खर्चों में बढ़त से मार्जिन पर असर पड़ता हुआ जरूर दिख सकता है। तिमाही आधार पर मार्जिन जो है 14.7% से 14% पर इंटैक्ट रहने का अनुमान है। ट्रैक्टर मांग भी बेहतर होने से फायदे की उम्मीद देखने को मिल रही है। नए लॉन्चेस पर फोकस है और सेमीकंडक्टर सप्लाई की कमेंट्री क्या रहती है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। सालाना आधार पर नतीजे अच्छे हैं, लेकिन तिमाही आधार पर अगर आप देखेंगे, आय में गिरावट का अनुमान है, मार्जिन फ्लैट रहेंगे और मुनाफे को कुछ हद तक सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ट्रैक्टर मांग में बेहतर होने से फायदा मिलने की उम्मीद है। ओवरऑल यहाँ पर नतीजों को सहारा इसके चलते जरूर मिलता हुआ दिख सकता है। अविनाश जी, एमएनएम में नतीजों से पहले कोई पोजीशन रखी जा सकती है कि नतीजों के बाद और फिर कमेंट्री पर ध्यान में रखकर उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी सेट करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि एमएनएम काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एमएनएम में अगर कोई निवेशक रिजल्ट्स के पहले भी खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। नतीजे तो मेरे ख्याल से जून से जून अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छे ही आएंगे, क्योंकि पिछला जून लॉकडाउन क्वार्टर था। लेकिन अगर हम उसके पहले वाले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अभी जो टेलविंड्स है, स्पेशली जो ट्रैक्टर स्पेस में है, प्लस जो यूटिलिटी व्हीकल्स में, इनको डेफिनेटली अच्छी बढ़त मिलने की पॉसिबिलिटी है। प्लस अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल कल में अच्छी आती है तो आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। हमारा मीडियम टर्म टारगेट स्वाति यहाँ पे करीबन 950 to 1000 रुपीज है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट या इवन एट करंट लेवल्स कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहे तो इसको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट करंट लेवल से मिल सकता है। तो खरीदने की राय रहेगी, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू से एमएनएम में खरीदारी की सलाह अविनाश जी की। नतीजे आने वाले हैं कल, और कल आने वाले नतीजों में ही हिंडाल्को के नतीजे भी आएंगे। आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा बताएं हिंडाल्को के नतीजों का अनुमान क्या कह रहे हैं? देखिए, साल दर साल नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। पिछले साल के मुकाबले करीब 709 करोड़ घाटे के मुकाबले इस बार 2360 करोड़ का जो है मुनाफा दर्ज होगा। मार्जिन में देखिए लगभग दुगनी ग्रोथ नजर आएगी, 7.6% से बढ़कर 14%। इनका जो एबिटा है यानी कामकाजी मुनाफा, इसमें 195% की ग्रोथ रहेगी। और टॉप लाइन क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ी, इसमें 60% का इजाफा देखने को मिलेगा। साल दर साल जो नतीजे हैं बढ़िया, लेकिन अच्छी बात यह भी कि तिमाही दर तिमाही पे अगर आप देखें तो नतीजे आपको लगभग स्टेबल स्थिर नजर आएंगे। 1% की गिरावट आपको करीब आय में और कामकाजी मुनाफे में देखने को मिलेगी। मार्जिन 14% पर स्थिर नजर आएंगे और मुनाफा जो है 22% बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाएंगे तो साल भर साल नतीजे आएंगे मजबूत। तिमाही दर तिमाही हल्की सुस्ती, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो स्टेबल नतीजे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हिंडाल्को पर क्या राय रहेगी आपकी अविनाश जी? नहीं, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में प्राइसेस काफी बड़े हैं और जैसे आशीष ने कहा, नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही दमदार आएंगे और मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रहेगा। मेरे ख्याल से जिन लोगों को खरीदना भी है रिजल्ट्स के पहले, वो एक बार खरीद सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नंबर्स अगर उम्मीद से ज्यादा बेहतर आते हैं तो अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर में जिस प्रकार की प्राइसेस की ट्रेजेक्टरी अभी दिख रही है, हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स भी काफी मजबूत रहेंगे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जिनको शॉर्ट टर्म खरीदना है या मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू लेके खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और आउटलुक डेफिनेटली एल्यूमिनियम सेक्टर में पॉजिटिव रहेगा। तो एल्यूमिनियम सेक्टर में पॉजिटिव आउटलुक और हिंडाल्को में नतीजे आने से पहले भी खरीदारी की गुंजाइश है। अब आगे बढ़ते हैं। कल है बड़ा दिन, आरबीआई पॉलिसी का दिन। पॉलिसी में क्या अहम हो सकता है, एक्सपर्ट्स का क्या है मानना? देवांशी से समझते हैं पूरी रिपोर्ट। बताइए देवांशी, कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी, क्या कुछ खास रह सकता है? एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं?
जी बिल्कुल, आप देखिए इस बार की पॉलिसी भी स्टेटस क्यो ही रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, यानी कि दरों में कोई बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे। साथ ही जो अकोमोडेटिव स्टांस है वो भी जारी ही रहता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही सारे जानकार ये मान के जरूर चल रहे हैं कि जो कमेंट्री होगी इन्फ्लेशन को लेके और एक्सेस लिक्विडिटी को लेके, साथ ही जो अनिश्चितता बनती हुई दिख रही है थर्ड वेव को लेके, ये सबसे अहम बात होगी इस बार की पॉलिसी में। जब हमने जानकारों से पूछा कि क्या जो CPI के एस्टिमेट्स हैं वहां पे कोई बदलाव किए जा सकते हैं, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इस बार की पॉलिसी में जो CPI एस्टिमेट्स हैं स्पेशली सेकेंड हाफ के लिए वहां पे थोड़े से बदलाव होते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही जो GDP एस्टिमेट्स हैं, ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन 25% जानकारों का ये मानना था कि GDP के जो एस्टिमेट्स हैं वो नीचे की तरफ रिवाइज किए जा सकते हैं। फिलहाल 9.5% के आसपास के एस्टिमेट्स हैं FY22 के लिए, लेकिन इस बार की पॉलिसी में 9% से लेकर 9.5% की रेंज के बीच में कोई जो एस्टिमेट्स हैं वो RBI की तरफ से आते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही जब लिक्विडिटी की बात हुई, ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि इस बार की पॉलिसी में लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन पर कोई इंडिकेशंस आते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी बनती हुई दिख रही है आने वाले समय के लिए। थर्ड वेव की चिंता काफ़ी बनती हुई दिख रही है, लेकिन किस तरह से आने वाले समय में लिक्विडिटी या जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कम करने की बातचीत होती हुई दिखेगी, क्या इंडिकेशंस हैं, इस पर ज़रूर नज़र रहेगी। तो इन ऑल 3 चीज़ें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता हुआ दिखेगा। CPI की जो एस्टिमेट्स हैं क्या उसमें बदलाव होते हैं, इसके साथ ही जो कमेंट्री है एक्सेस लिक्विडिटी पर, और आने वाले समय में थर्ड वेव की कितनी चिंता बनती हुई दिख रही है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, इन सब पर नज़र रहेगी। लेकिन दरों में कोई बदलाव होने की उम्मीद इस बार की पॉलिसी में नहीं है। बिल्कुल देवांशी, तो सुबह 10 बजे कल RBI पॉलिसी, लेकिन उससे पहले ही हम सबसे बड़ी कवरेज लेकर आपके सामने होंगे पेश। सुबह 9:45 से जरूर देखिए जी बिजनेस पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज सबसे बड़े चेहरों के साथ। के भी नतीजे आने वाले हैं और यहाँ पर क्या खास रह सकता है, दीपांशु का रुख कर लेते। दीपांशु, टाटा पावर के नतीजे इस बार क्या एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं? नतीजों की बात करें तो टाटा पावर से अच्छे नतीजों का अनुमान है। वही सेम स्टोरी है, साल दर साल देखें तो नतीजे अच्छे आएंगे, तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो थोड़ी सुस्ती दिखेगी, पर उतने खराब नहीं है जितने बाकी कंपनीज के तिमाही दर तिमाही नतीजे हैं। साल दर साल नतीजों की बात करूं तो आय में हम 27% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। 8,850 करोड़ की आय आनी चाहिए। कामकाजी तौर पर स्टेबल नतीजे रहेंगे। यहाँ पर हम कामकाजी मुनाफा 3% बढ़कर आने का अनुमान लगा रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो ओवरऑल 72% की बढ़त यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। जहां तक तिमाही दर तिमाही के परफॉर्मेंस का सवाल है, कुल आय 12% गिरकर आ सकती है, कामकाजी मुनाफा 23% बढ़कर आएगा और मुनाफा 9% गिरकर आएगा। तो इतनी खराब भी परफॉर्मेंस नहीं है जहां तक तिमाही दर तिमाही परफॉर्मेंस का सवाल है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इनके नतीजों को सपोर्ट करेंगे। एक तो जो ओडिशा में इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन काम की खरीदारी करी है, वहां से नतीजों को डेफिनेटली सहारा आते हुए दिखेगा। साथ ही लगातार ये अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्याज खर्च को कम कर रहे हैं, तो वहां से भी इन्हें कामकाजी नतीजों पर सहारा मिलते हुए दिखेगा। रेगुलेटरी कारोबार से स्थिर परफॉर्मेंस का अनुमान है और जो सोलर ईपीसी का कारोबार है वहां पर अच्छे एग्जीक्यूशन की वजह से आय में आप बढ़िया बढ़त आते हुए देख सकते हैं। साथ ही सोलर ईपीसी के मुनाफे पर कच्चे माल की लागत बढ़ने से थोड़ा असर आपको पड़ सकता है। नजर रखनी पड़ेगी कि रिन्यूएबल्स कारोबार के एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री है, साथ ही सोलर ईपीसी कारोबार में ऑर्डर बुक की इस समय क्या सिचुएशन है, और फाइनली कोयले के दामों का क्या ट्रेंड है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। चलिए, ये तो हमने जान लिया आने वाले नतीजों पर क्या कुछ अनुमान कहता है टाटा पावर के। आगे बढ़ते हैं और अब शो में देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से करते हैं बात। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के दिन ऑप्शन स्ट्रेटेजी कहाँ रखे? जी स्वाति जी नमस्ते, और इस सेगमेंट के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से नमस्ते। तो एक बात कहना चाहूंगी, कल की बात करने के पहले मैं जरा कल की बात कर लूं। कल हमने JSW स्टील दिया था ऑप्शन में, उसका टारगेट हो गया है। पावर ग्रिड दिया था, उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, टारगेट भी नहीं हुआ है, और जो भी तो वहीं पे वहीं खड़ा है। तो 3 रुपए 60 पैसे का जो कॉल ऑप्शन दिया था हमने 175 स्ट्राइक प्राइस का, उसका स्टॉप लॉस बढ़ा के 3 रुपए कर लें और होल्ड करें।
और आज के जो दो ऑप्शंस में दे रहा हूँ वो JSW को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए 770 की कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ। 28 रुपए पे मिलेगी। 20 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस रखें और 40 रुपए का अनुमान रखें कि वहां पे आपको मिल जाएगा। और सीमेंट मतलब वो टारगेट मिलेगा आपको 40 का, और सीमेंट के अंदर 2600 की कॉल लें 70 रुपए पे, स्टॉप लॉस 50 रुपए का, टारगेट इसमें 98 रुपए का है। ध्यान रखिए ये जो कॉल्स हैं ये 4 या 5 सेशन से ज्यादा की नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये तो थी शर्मा जी के ऑप्शन के कॉल्स। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करेंगे और जानेंगे उनकी ऑप्शन की। और आइए अब अनिल जी से जानते हैं आने वाले दिन बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत और क्या हो सकते हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ढेर सारा एक्शन, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं आपके लिए। सुनिए एक एक करके। पहले अमेरिका। कल की कमजोरी के बाद आज अमेरिका में एक मजबूत सेशन होना चाहिए। 75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, तो अमेरिका से अच्छी तेजी की उम्मीद, कम से कम पॉजिटिव सेशन की उम्मीद तो है। तो पहला संकेत वहां से। दूसरा संकेत, आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन था हफ्ते का। FIs की तरफ से और कितनी खरीदारी कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में हुई, ये बाजार का मूड माहौल बनाने का काम करेगी। और तीसरा एक और बड़ा कारण है कि कल नतीजों के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन है। निफ्टी की 2 कंपनियां हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हिंडाल्को, लेकिन इसके अलावा 18 ऐसे स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के जिनके कल नतीजे आने वाले। तो सोचिए 20 स्टॉक FNO के टोटल मिलाकर जो कल नतीजे पेश करेंगे। कैश मार्केट की तो लंबी लिस्ट है, तो नतीजों के लिहाज से आप हर सेकंड हर मिनट कुछ न कुछ रिजल्ट आते हुए देखेंगे। वो रिजल्ट का एक्शन बहुत बड़ा होगा। लेकिन इन सारे एक्शन के बीच में एक बड़ा एक्शन और है, और वो होने वाला है RBI गवर्नर साहब की तरफ से। जी हाँ, शक्तिकांता दास साहब कल अपनी क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे सुबह 10 बजे, उस पर भी नजर रहेंगी। उम्मीदें वैसे किसी तरह के बदलाव की है नहीं, लेकिन फिर भी RBI गवर्नर साहब की कमेंट्री, आगे का डायरेक्शन बाजार के लिए बेहद अहमियत वाला होगा। इन सारे फैक्टर्स के बीच में वीकेंड सेशन है और पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं सुस्त। उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर धीमे धीमे खरीदारी और अगले हफ्ते के लिए तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, तो इन पर भी आपको करना है फोकस। तो एक और हफ्ते के आखिरी दिन बड़े एक्शन पैक दिन के लिए आपको होना है तैयार हमारे साथ। तो कल बाजार में ढेर सारे एक्शन के साथ कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल का ऑप्शन में। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से करते हैं बात। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे आप? हाय, गुड इवनिंग। कल के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास, दोनों बाय साइड के हैं। एक तो कल के अंदर एक मोमेंटम बिल्ड और लॉन्ग टाइम ऐसा मूव देखने को मिल रहा है। 3600 का कॉल 65 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के टारगेट बिटाने के 3600 की कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन टाटा पावर। अगर चार्ट पर स्ट्रॉन्ग दिखा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 135 वाला कॉल 6 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का मूव टाटा पावर के 135 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक आप कौन सी देने वाले हैं। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक है वो एक केमिकल कंपनी है जिसका नाम है गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है जो सोडा ऐश बनाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है क्योंकि ये डिटर्जेंट्स, ग्लास और सर्फेक्टेंट्स में जाता है। इस कंपनी की खासियत है कि ये एक मोनोपोली प्लेयर है और करीबन 30-32% के EBITDA मार्जिन पे काम करता है। बहुत ही दमदार नंबर्स पहले क्वार्टर जून के आए हैं, और कंपनी ने 10-12% सोडा ऐश की कीमतें भी बढ़ाई, तो नंबर्स आगे वाले क्वार्टर में भी अच्छे आएंगे। दूसरा बिजनेस इनका टेक्सटाइल का है, जो होम टेक्सटाइल मार्केट यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हेडविंड्स बहुत ही पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ने भी PLI स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं, तो ये भी बिजनेस अच्छी तरह से स्केल अप होगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, करीबन हमारा अनुमान है कि करीबन 600-650 करोड़ का मुनाफा आएगा। और सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। इस साल हमको लग रहा है करीबन 41-42 रुपीज की अर्निंग्स आएगी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट शेयर प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और फाइनली इसका डीमर्जर जो है वो दिसंबर तक होने वाला है। इस निवेशकों को 2 शेयर मिलेंगे, एक टेक्सटाइल कंपनी, एक सोडा ऐश, और ये काफी अच्छी तरह से वैल्यू अपसाइड देगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीबन 450 रुपया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदने का मौका है। थोड़ा सा सुस्त आज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पिक है, तो हमको लग रहा है कि अच्छा खासा अपसाइड आपको 6 से 12 महीने में मिल सकता है।
तो 6 से 12 महीने में GHCL में आप लंबी अवधि की खरीदारी का मौका देख सकते हैं, अविनाश जी की राय है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, पर खबरों का